चले गाइस, आज आ जाओ भाई। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी जो CAFM की टॉपर है, ठीक है ना। मतलब इन्होंने बेसिकली, मैं शायद इनका इंट्रोडक्शन कम दे रहा हूँ। ये एक्चुअली में ऑल इंडिया रैंक 6 इन्होंने स्कोर किया है, और प्लस ये अपनी CS कार्ड इंडिया की स्टूडेंट है। और इन्होंने CAFM के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है, दैट इज 76 मार्क्स। ठीक है ना। मतलब वो सब्जेक्ट जो हमारे CAFM जो सब्जेक्ट है, हमारे CS के भाइयों और बहनों को डराता है, वही सब्जेक्ट के अंदर मैडम ने एकदम फोड़ दिया है। ठीक है ना। तो हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 6, दैट इज एमन मैडम, प्लस CAFM की टॉपर। मतलब सबसे ज्यादा आपने CAFM में स्कोर किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर बोल रहा हूँ एमन में? यस सर। देखो, अब यस सर। यहाँ पे मैं आज ज्यादा बोलूंगा नहीं। ज्यादा जो बोलेंगी, जिसने अपने मार्क्स लाए, स्कोर एकदम बढ़िया से किया हुआ है, सब मैं एमन के ऊपर छोड़ता हूँ। तो एमन, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस है, वो मैं आपसे करूंगा, जो बेसिकली अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, उन लोगों को भी काम आए कि भाई किस तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टैक्स हो गया या CAFM हो गया, किस तरीके से पढ़ना, आपका अप्रोच क्या था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके से पूछूंगा। प्लस उसके साथ ओके साथ सर। जो अभी बच्चे पास नहीं हो पाए, ठीक है ना, उनके लिए भी ये इंटरव्यू काम आएगा कि भाई आपको थोड़ी सी क्या मिल जाएंगी यार, गाइडेंस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बेसिकली CS वालों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत डरा देता है, तो मेरे को एक चीज बताओ यार, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का डर आपके मन में भी था क्या, या नहीं था? नहीं, प्रैक्टिकल का डर नहीं था। मतलब इवन प्रैक्टिकल को लेके खुशी थी। थोड़ा नंबर्स के साथ मेरा मतलब अच्छा है। ओके। नंबर्स कर लेती हूँ थोड़ा थ्योरी में, लॉ में। लेकिन मुझे हाँ CS करना था, इसलिए मैं CA की तरफ नहीं गई। लेकिन हाँ हाँ। टेक्स्ट वगैरह ये सब्जेक्ट्स थे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ओके, मतलब आपको तो प्रैक्टिकल से मुझे इसमें प्यार है, प्रैक्टिकल से डर नहीं लगता है। तो आपका क्या मानना है कि प्रैक्टिकल से नो। डरना चाहिए, या जो बच्चों को लगता है कि प्रैक्टिकल हार्ड है, आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हार्ड है, या यार हम बेस्ट उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसे आपने सबसे ज्यादा स्कोर किया उसके अंदर? प्रैक्टिकल में पहली बात तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। बिकॉज प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन सही है, स्टेप्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मेन आंसर्स तक जा पा रहे हैं तो हम उसमें मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थ्योरी में ऐसा है, चाहे हम 2 पेजेस 3 पेजेस कितने भी लिख दें, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स कट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं CFM में भी ज्यादा से ज्यादा यही था कि मतलब मेन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, क्या फॉर्मूलाज है इन पर फोकस करना, तो इस वजह से हमारे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्या मतलब एकदम परफेक्ट बात बोले कि हम चाहे तो प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास स्कोप ही नहीं बचता मार्क्स जी। काटने का। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सो गाइज यार, ये अप्रोच बहुत बेटर है कि एक तो पहले अपने दिमाग से डर निकाल दो, दूसरा कि आप प्रैक्टिकल के अंदर ये मत सोचो कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे, आप उल्टा मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हो, और उससे कहीं ना कहीं आपका ऑल इंडिया रैंक भी आ सकता है, जैसे एमन का आया। ठीक है, बढ़िया। सो एमन, एक चीज बताओ, आप जो पढ़ते थे, जब भी आप पढ़ते थे, तो जैसे आप क्लासेस करते थे, तो आपका डेली शेड्यूल, डेली अप्रोच, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है ना, वो क्या रहता था कि भाई जैसे क्लास कर लिए, तो क्लास के बाद आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज करना है या प्रैक्टिस करना है, वो किस तरीके से करते थे डेली बेसिस पे? मेन सर, आप जैसा आप पढ़ाते थे टेक्स्ट में, जैसा आप एक आपकी बात अच्छी थी कि आप एक साथ बहुत सारा कुछ नहीं कराते थे, क्योंकि अगर हम एक साथ बहुत सारी चीजें करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी इधर उधर हो जाते हैं। मतलब आराम आराम से धीरे धीरे लेकर चलना, तो ये बहुत अच्छा होता था। इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। ओके। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था और आप से प्रैक्टिस करा दिया, फिर ओके। जब आप क्वेश्चंस करा देते थे, आप होमवर्क देते थे, तो मैं डेली अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी। आप मॉड्यूल्स को कवर करते थे, तो जो आप क्वेश्चंस कराते थे मॉड्यूल के, वो उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें मैं करती थी। और CFM में जैसे आप जैसे उसमें ज्यादातर जो हमारा FM का होता है या CA, उसमें फॉर्मूलाज ज्यादा होते हैं। तो हम्म। आपने जैसे एक एक टॉपिक को उठाया हर चैप्टर में, तो हम्म। ऐसा होता है कि अगर एग्जाम्स के टाइम पे हमें टाइम नहीं मिलता कि हम पूरी बुक को एक साथ रिवाइज करें, क्योंकि डेली एग्जाम्स होते हैं। तो मैं क्या करती थी कि जब हमारा लेक्चर हो जाता था, लेक्चर खत्म होने के बाद जो फॉर्मूलाज होते थे, मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उसमें मैं सारे फॉर्मूलाज नोट करती थी। ऐसे कर करके जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सारे फॉर्मूलाज भी एक जगह हो गए। इससे रिवीजन इजी हो जाती है, और जब एक जगह सारे फॉर्मूलाज होते हैं, इससे हम ज्यादा चैप्टर्स कवर कर पाते हैं रिवीजन में। ये अच्छा होता है। बहुत ही बढ़िया। मतलब जैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि यार तुम लोग एक फॉर्मूला शीट या अलग से नोट्स बना लो, उससे एक्चुअली एक और फायदा होता है ना, कि मल्टीपल टाइम्स आपकी रिवीजन हो जाती है। जब भी आप रिवीजन जी। करना चाहो, आज मन करा संडे को तो आप रिवीजन कर लो, जब मन करा तब आप रिवीजन इजीली कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने एक बात बोले कि सर आप जो होमवर्क देते थे वो हम लोग डेली बेसिस पे करते थे, तो यार डेली। ये आप लोग क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, ये बाकी लोगों को जो अभी फ्यूचर बैच के बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, कि होमवर्क डेली बेसिस पे करना जरूरी है, या ये नहीं भी करे तो चल जाता है?
नहीं, होमवर्क तो डेली करना जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कोई चीज पढ़ा दी, आपने उस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया, फिर आपने उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन दिया, हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। बाई चांस अगर हमसे नहीं भी होता तो आप नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट ले लेते हो, जिससे अगर हम पहले से होमवर्क करा हुआ होगा तो हमें पता होगा हम कहाँ पे अटक रहे हैं, हमारी क्या मिस्टेक हो रही है, जिससे नेक्स्ट क्लास में जब आपको क्वेश्चन कराते हो तो हमें हमारा वो समझ आ जाए। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो पूरा क्वेश्चन एक तरीके से आप ही दोबारा करा दोगे, हमारी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। तो ये इसलिए होमवर्क तो डेली करना चाहिए। मतलब मैंने जो, अपने होमवर्क में कभी वो नहीं करा। जी। नहीं बोलो बोलो, कंप्लीट कर लो। जब अगर बाई चांस होमवर्क रह भी जाता था तो मैं ट्राई करती थी कि अगर 2 दिन का होमवर्क हो गया तो कंप्लीट करूं, मतलब होमवर्क में कभी बैकलॉग क्रिएट नहीं करती थी। ओके ओके, जी। सो यानी आपका ये पॉइंट है कि डेली बेसिस पे होमवर्क मैं करती थी, चाहे आज चलो एक आधी दिन ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन आप होमवर्क कंप्लीट करते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो स्ट्रेटेजी हम लोग क्लास में फॉलो करते हैं कि मैं जी। पहले कंसेप्ट करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको होमवर्क देता हूँ, ताकि आप लोग उसी टाइप से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, या नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है कि फर्स्ट टाइम आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो कि आपको जम रहा है या नहीं जम रहा है, ये स्ट्रेटेजी आपको कुछ काम आई क्या क्लासेस के दौरान? ये इसने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मतलब क्योंकि ऐसा होता है, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट उस पैटर्न का जब क्वेश्चन भी हो चुका है तो उसके बाद हमें खुद ही प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे हमें क्लैरिटी आएगी कि हमें कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, हम कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं होगा कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो ही आएंगे, अलग क्वेश्चंस होंगे। अब अगर अलग क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे भी तो हम ट्राई करेंगे ही ना एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से तो हम होमवर्क के क्वेश्चंस पहले हमें खुद करने चाहिए, फिर जब आप करा रहे हो जो डाउट्स वगैरह है उन्हें क्लियर कर लो। ऐसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ऐसा भी रहता है ना कि सीएएफएम हो या टैक्स हो, दोनों के अंदर कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट होता है यार, कि भाई ये टॉपिक से तो मेरे को नहीं जम रहा, मेरे को, मैं छोड़ के चले जाता हूँ। जनरली बच्चे के माइंड में होता है ना कि दो चार टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ, या एक दो टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ, ये मेरे को नहीं जम पा रहे। तो ऐसा कोई टॉपिक आपको था क्या कि यार ये मैं टॉपिक छोड़ के गई थी पेपर में, या मैंने ये टॉपिक को इग्नोर कर दिया था? कोई टॉपिक बहुत हार्ड लगता हो आपको? ऐसा मतलब कुछ टॉपिक्स थे मतलब जो डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन मैं ऐसा करती थी, जैसे पहले तो मेरा फोकस था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। जब ऐसे सी एस कार्ट इंडिया सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो चुका, फिर उसके बाद रिवीजन के टाइम पर जो मैंने अपनी जो इजी टॉपिक्स थे वो पहले उठाए। कुछ टॉपिक्स जो बहुत टफ जाते थे, मतलब उन्हें दोबारा लेक्चर्स देख के कोशिश करती थी कि कर ही लूं, मतलब ऐसा मतलब दिमाग में लाई नहीं कि छोड़ दूं, क्योंकि क्या अगर ऐसे हम सोचेंगे कि छोड़ दे ऐसे तो फिर सब कुछ ही डिफिकल्ट लगेगा। तो इसलिए क्या बात है, कभी ऐसा मतलब नहीं ये कि जो, छोड़ दूं, सब ये कुछ जो करने की ये कोशिश करिए। ये जो चीज हम क्लास में रोज बोलते हैं कि भाई कोई लेक्चर नहीं समझा, कोई टॉपिक नहीं समझा, तो दोबारा लेक्चर देखने में शर्म शर्म नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं एक लेक्चर को दोबारा देख लूं, नहीं, है ना? ये भाई गाइस, लेक्चर दोबारा देके और हाँ ये बात ना गाइस, मतलब आप ये, दोबारा देखने से रिवीजन हो जाएगी। क्या बात है, ये बात ना गाइस, मैं बताऊं आपको, जितनी बार मैंने आज तक रैंकर्स का इंटरव्यू लिया है ना, हर बार हर रैंकर ने ये बात बोला है कि यार मेरे को कोई लेक्चर नहीं समझ में आया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड या लाइव क्लास, मतलब रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती है, तो आप उसको जब दोबारा देख लेते हो ना, तो आपको कंसेप्ट एक बार में नहीं दिमाग में आया ना, तो दोबारा वो कंसेप्ट आपको इजी भी लगता है और वो समझ में भी आ जाता है। सो पॉइंट इज दैट कि आप छोड़ो मत कोई भी टॉपिक, ठीक है ना? क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। प्लस आपका पेपर में अगर वो टॉपिक आ जाता है तो आपको बड़ी दिक्कत जाती है, और पेपर देख के आप, पेपर में वो टॉपिक से क्वेश्चन देख के आप ज्यादा घबरा जाते हो। सो इट्स बेटर कि अगर नहीं जम रहा है तो उसको दोबारा देख लो, ठीक है ना? जैसे एमएन ने बताया कि मैंने दोबारा लेक्चर देख लिया, तिबारा देख लो, क्योंकि हमको वो टॉपिक समझ के ही रहना है, ठीक है ना? मतलब सिलेक्टेड स्टडी काम नहीं आती है पेपर में। बराबर है एमएन मेरी बात? यस, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है जैसे कि और मतलब क्लासेस वगैरह में जैसे 11th 12th हो कि पर्टिकुलर टॉपिक आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं होता कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है कई बार वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस वजह से और क्या सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार समझाया एक बारी में ही समझ आ जाएगा। कोई टॉपिक्स ऐसे जाते हैं कि उनकी 2 बार या 3 बार रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ जाती हैं, उससे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाता है और वो दिमाग में भी बैठ जाता है फिर। क्या बात है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, जैसे आपने फॉर्मूला शीट के बारे में तो बताया कि मैं ओन नोट्स बनाती थी फॉर्मूला शीट, तो रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? कि जैसे डेली क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली बेसिस पे पढ़ते थे, या संडेज को रिवाइज करते थे, या पेपर के टाइम पे आखिरी में आके रिवीजन करे, उसके पहले आपने कभी रिवीजन करे नहीं थे? ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी? नहीं,
जैसे क्लास होती थी पहले, तो क्लास को बहुत अच्छे से ईमानदारी से करती थी। ऐसा नहीं जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस पर पूरा ध्यान, ये इधर उधर ध्यान नहीं दिया कि मतलब इधर भी ध्यान है। क्लास को अच्छे से करने के बाद आप जो क्वेश्चंस कराते थे उन्हें अच्छे से समझने के बाद फिर जो होमवर्क मिलते थे, मैं डेली बेसिस पर होमवर्क करती थी। होमवर्क में कभी वो नहीं करा। अगर हम डेली होमवर्क करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे और इससे अच्छे से हमारा रिविजन भी मतलब बैक टू बैक होता रहेगा। फिर नेक्स्ट डे पे क्लास शुरू होने से पहले जो जो आपने कराया, जैसे सीएफए में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, 5 मिनट पहले या 10 मिनट्स लगते हैं मैक्स टू मैक्स, आप उन फॉर्मूलाज को फटाफट रिवाइज कर सकते हो अगर आप सेपरेट नोटबुक में लिख रहे हो। तो फटाफट वो रिविजन भी हो जाता है, फिर इस तरह करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार जो आपकी पूरी फॉर्मूला शीट बन चुकी है उसे आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाता है। फॉर्मूला ऐसे नहीं होगा कि बर्डन है फॉर्मूला लर्न करने के लिए। जब हम डेली बेसिस पर उस चीज को रिवाइज करते रहेंगे तो वो एकदम अच्छे से हो जाता है। और जो क्लास के इन बिटवीन हम रिविजन्स करते हैं, क्या वो भी हेल्पफुल होती है? जैसे मैं भी, आपने जो बोले कि कई बच्चे क्लास के पहले खुद से रिवीजन नहीं करके यस आते सर। हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्लास के स्टार्टिंग में रिवीजन करा दूं 10 मिनट या 5 मिनट, जो शायद आप खुद भी करके आते थे तो आपका शायद डबल रिवीजन हो जाता है क्लास में। तो ये जो क्लास के पहले की रिवीजन है ये भी बहुत हेल्पफुल होती है क्या? यानी जो क्लास के स्टार्टिंग में हम 10 मिनट्स रोज रिवीजन के ऊपर देते हैं, क्या ये हेल्पफुल है क्या आपके लिए? हाँ, मतलब ये हेल्पफुल बात था सॉरी। मुझे आपकी क्लास की बहुत अच्छी लगती थी। मतलब कि क्लास शुरू होने से पहले आपने जैसे पूरा लेक्चर जो भी मतलब प्रीवियस डे पहले पढ़ाया, जो भी नेक्स्ट डे पर आपने उसको अच्छे से जिस तरह रिकॉल हो जाए हमारा, इससे आप करा रहे हो वो तब भी रिवीजन हो रही है। हम क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले अगर कुछ रिवाइज कर खुद कर रहे हैं वो भी रिवीजन हो रही है। तो ये चीजें मतलब काफी बेनिफिशियल होती है कि आप भी एक बार मतलब क्विकली रिवाइज करा दे तो इस तरह हमारा ग्रिप बन जाता है कि हमने प्रीवियस क्या पढ़ा और अब नेक्स्ट क्या होगा। ये ओके तो बहुत अच्छा होता है। ओके ओके। जी। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ कि आपने प्रैक्टिस के लिए क्या क्या यूज किया था? मॉड्यूल यूज किया था, मेरे नोट्स यूज किए थे, या उसके अलावा भी आपने और कोई क्वेश्चंस कहीं से कहीं लाए थे और करे थे? ऐसा कुछ था क्या कि सिर्फ आपने मॉड्यूल और मेरे नोट्स ही फॉलो करे थे? नहीं, शुरू में जैसे ऐसे डाउट्स होता है, सीनियर्स बोलते हैं कि मतलब साइड क्वेश्चंस भी करने चाहिए, ये भी करना चाहिए। इस तरह अगर करते हैं हम, ना ही मॉड्यूल कवर हो पाता है, जो आपके दिए हुए क्वेश्चंस होंगे ना ही वो कवर हो पाते हैं। इस तरह करके इतना मटेरियल हो जाता है लेकिन कवर कुछ नहीं हो पाता। तो मैंने ऐसा नहीं करा कि एक साथ इतनी सारी चीजें। सबसे पहले जो जो आपने कराया उन क्वेश्चंस पे फोकस करा अच्छे से, रिविजन क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस वो। फिर उसके बाद अगर मतलब टाइम था तो उसमें मैंने फिर अपनी मॉड्यूल की क्वेश्चंस को कवर करा। और आप भी ज्यादातर मॉड्यूल के क्वेश्चंस को कवर करते थे, क्योंकि मॉड्यूल ज्यादातर मैंने अभी देखा कि एग्जाम में भी जब जून एग्जाम्स हुए उसमें काफी क्वेश्चंस मतलब मॉड्यूल के ही थे। तो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करिए तो ये ज्यादा अच्छा है। और फिर अगर हमारे पास टाइम है तो फिर आईसीएसआई के जो गाइडलाइन आंसर्स हैं हम उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग से मैंने कोई स्कैनर वगैरह ये नहीं करा। गाइज यही चीज ओनली मैं क्लास मॉड्यूल। में भी बोलता हूँ, जो एमन बोल रही है कि भाई हमारे जो क्लास के नोट्स दिए प्लस जो मॉड्यूल है, प्लस इसके साथ साथ जो गाइडलाइन आंसर वो बोल रही है, दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी हमने क्लास के अंदर या हम यस। मैराथन के अंदर उसको भी कवर कर लेते हैं। बराबर है एमन? ठीक है ना? इतना ही यस। सफिशियंट है। यस सर। इतना मेरे हिसाब से सफिशियंट है। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, तो 80-90% पेपर वहीं से आता है। देखो 10-20% ऊपर नीचे होता है, बट जैसे एमन ने बोला कि जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो या तो मॉड्यूल के थे, मेरे नोट भी मॉड्यूल से ही बनते हैं भाई। ठीक है ना? और मैं भी मॉड्यूल कवर करवाता हूँ। तो बेसिकली अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल बुक्स या स्कैनर और मल्टीपल चीजें उठाना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, मॉड्यूल, नोट्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, उसको मल्टीपल टाइम्स हम प्रैक्टिस करके देखें, सॉल्व करके देखें। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है? अच्छा एमन, एक बात रिवाइज इसमें करें। से मेरे को क्लिक हुई कि आप प्रैक्टिस कैसे करते थे? मतलब लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, या जस्ट क्वेश्चन पढ़ लिया और उसको ऑडिट कर लेते थे? जस्ट लाइक कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, इस तरीके से प्रैक्टिस करते थे, या लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करते थे? नहीं, लिख लिख के, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स में हमें लिखना ही है। क्योंकि अगर हम पहले से ही अपनी लिखने की हैबिट बना लेंगे और शुरू से ही मतलब अगर ऐसा होता है ना कि एक तो ऐसे होता है लिखकर रफली प्रैक्टिस करना, मैं पूरा प्रॉपर करती थी मतलब सही सही से प्रैक्टिस करना। जैसे जो जर्नल भी होते थे, जैसे पूरे पूरे जर्नल बनाने ऐसे करके, ऐसे नहीं करा कि ओरली क्वेश्चन चाहे वो इजी क्यों ना हो, अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो लिख कर ही करती थी। क्या कभी बात, ओरली क्वेश्चन प्रैक्टिकल तो क्योंकि कभी ऐसे नहीं हो सकता ना। क्या बात है! जी। मतलब ये लिख चीज लिख मैं कर करें। हमेशा क्लास में बोलता हूँ, और मतलब मेरे को ऐसा खुशी हो रही है अंदर से कि यार ये जो चीजें हम टेक्निक बताते हैं वो चीजें बच्चे को सही में अगर फॉलो करे तो ये सही में, क्योंकि मैंने खुद ने ये टेक्निक से अपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैंने भी अपने टाइम पे ये टेक्निक से ही उसके अंदर मार्क्स स्कोर करे हैं। क्योंकि जब तक हम लिख के नहीं देखेंगे तब तक हमारे को पता नहीं चलेगा कि हम अटकते कहाँ पे हैं, कौन से पॉइंट पर अटक रहे हैं, किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? ये जब तक हम सॉल्व करके नहीं देखेंगे ना तब तक पता नहीं चलता। तो गाइज याद रख लो, ओरली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीएएफएम की टॉपर है, 76 मार्क्स स्कोर करिए, ऑल इंडिया रैंक 6 है, ये बोल रही है। तुम नालायक मेरी बात पे तो विश्वास करोगे नहीं, उसकी बात पे कर लो।
ठीक है। ओके। सो एक छोटा सा क्वेश्चन अभी मैं सुन रहा हूं, जैसे कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर पेपर बहुत ज्यादा बाहर से आता है, सीए बाहर से आया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या कि टैक्स या सीएफएम का पेपर जो हमने क्लासेस के अंदर चीजें करे थे या जो चीजें मॉड्यूल में थी वहीं से आया था, या कहीं बाहर से भी पेपर आया था? मतलब जबकि मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ ऑनेस्टली, बट स्टिल आप बताइए क्या हुआ था। ठीक है, थ्योरी में तो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं से भी बन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, चलो क्वेश्चंस अगर बाहर से बन भी रहे हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो सकता। डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक कॉन्सेप्ट वो तो सेम ही रहेगा ना। मतलब जैसे जर्नल वगैरह है, हमारी कैश फ्लो है, कैसे बनानी है एंट्रीज वगैरह। इवन अभी जून में एक कैश फ्लो का जो क्वेश्चन आया था 5 मार्क का, वो डिट्टो मॉड्यूल का क्वेश्चन था। मैंने घर आके, बल्कि आपने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उन्हें प्रैक्टिस करा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बल्कि ये बहुत ईजी हो जाता है अगर हम मॉड्यूल प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट अगर हम अपना क्लियर करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा एकदम नहीं है, परफेक्ट। बाहर से मतलब तो कुछ नहीं था। गाइस कई बार तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो डिट्टो मॉड्यूल से छपते हैं। मतलब एमन तो एक क्वेश्चन बता रही है, बट मैं डिट्टो, अभी अभी यस। अभी मैं 4-5 क्वेश्चन बता सकता हूँ, ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैं अभी बता सकता हूँ कि ऐसे आते हैं। हाँ, बात सही है एमन की कि नंबर चेंज हो जाएंगे और क्या चेंज हो जाऊंगा। ठीक है ना भाई, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है तो वो शेयर कैपिटल में प्रोराटा फॉरफीचर ही पूछेगा ना, और क्या पूछ लेगा। टैक्स पे क्वेश्चन है तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या कोई पर्टिकुलर हेड की इनकम ही पूछेगा ना। सो इफ अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो हम लोग प्रैक्टिकल इजीली क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एमन, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, बट स्टिल एक छोटी सी बात, दो छोटी सी बातें, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि जो नालायक बच्चे हैं ना मेरे जो पढ़ रहे हैं वो पूछते रहते हैं क्लास में, तो मैं दो क्वेश्चंस एक लास्ट आपसे पूछूंगा। एक ये बैकलॉग का जो कंसेप्ट होता है आजकल बहुत चल रहा है नया नया, कि भाई बैकलॉग होने की वजह से सर एंजाइटी हो जाती है, हमारे को टेंशन हो जाती है, हम बैकलॉग कैसे कवर करें? तो जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ कि सर यू आर बैकलॉग। नॉट ऑडिबल। हेलो, हेलो, अभी आ रही है आवाज एमन? हेलो, 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 एमन यहां से एक सेकंड में, अभी ऑडिबल है? हेलो, ईमन का शायद नेटवर्क इशू है, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट एक सेकंड। एमन आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, यस सर, अब आ आ रही रही है, है, आ अब रही आ है, रही है। ओके ओके, इट्स फाइन। सो मैं एक बात बोल रहा था कि जैसे आजकल बच्चे लोग जो है बैकलॉग होने की वजह से उनको एंजाइटी हो जाती है, और वो हमेशा ये पूछते रहते हैं सर मेरा लेक्चर छूट गया, लास्ट लेक्चर छूट गया, 2-4 लेक्चर छूट गए, अब मैं लाइव लेक्चर करंट कंटिन्यू देख लूं क्या, या बैकलॉग कैसे कवर करूं? तो आपने कभी ये बैकलॉग होने दिया क्या, या बैकलॉग के जैसे आपको कोई एंजाइटी हुई क्या, टेंशन हुई क्या कि यार बैकलॉग हो गया है, जो क्लास छोड़ देते जाए तो आगे वाली क्लास देख लेते हैं? ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है क्या? पहली बात तो मैंने यही मतलब अपने अप्रोच रखी कि मैं बैकलॉग क्रिएट करूँ ही ना। लेकिन अगर कई बार बहुत ज्यादा इमरजेंसी एक आधी अगर क्लास छूट गई, तो मतलब मैंने ऐसा नहीं करा कि एकदम डायरेक्ट लाइव क्लास में आ गई, दूसरी नेक्स्ट क्लास में आ गई। क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, जो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट होते हैं कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं नेक्स्ट क्लास से, हमें मतलब तो प्रीवियस पता होना चाहिए। तो या तो मैं अपनी बैकलॉग पहली जो क्लास होती थी उसे कंप्लीट करती थी, उसके बाद लाइव में जाती थी। लेकिन बैकलॉग्स मैंने कभी क्रिएट नहीं करे। अगर हो जाते थे तो पहले प्रीवियस क्लास करनी चाहिए, उसके बाद लाइव में जाओ। क्योंकि ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि नई चीज जो आप पढ़ाओगे हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि प्रीवियस में क्या बता आपने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया हो। ऐसे और बच्चों का भी टाइम वेस्ट होगा, तो बैकलॉग्स क्रिएट भी नहीं करने चाहिए। बाई चांस हो रहे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मूव ऑन होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बातें मैं क्लास में बताता हूँ शायद आपने उसको फॉलो करे हैं। मेरे को अंदर से बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, एक और बात, ये जो बच्चे लोग आजकल बोल रहे हैं कि सर पेपर में, पेपर की अगर हम बात करो तो पेपर बहुत हार्ड आ जाता है, बहुत ज्यादा पेपर हार्ड आता है प्रैक्टिकल का। ऐसा कुछ है क्या कि पेपर बहुत हार्ड आ जाता है प्रैक्टिकल का? ऐसा कुछ आपको फील हुआ, चाहे वो टैक्स हो या सीएफएम, दोनों के लिए? प्रैक्टिकल पेपर, ऐसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ मतलब ऐसे करना चाहिए, जो हमें क्वेश्चंस इजी लग रहा है पहले हम उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हमें डिफिकल्ट लग रहा है हम उन्हें बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर हम शुरू में ही सोच लेंगे पेपर हार्ड है, ऐसे हमारा पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा, और फिर सारा पेपर भी रह जाएगा। और मतलब तैयारी तो, क्योंकि मतलब सब प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी के कोर्स है ऊपर ऑफ कोर्स डिपेंड करता, डिफरेंट। सब पेपर के स्ट्रेटेजी भाई, जो आता है पहले लपेट लो उसको, बचा हुआ बाद में देखेंगे, है ना? ये स्ट्रेटेजी के पहले हाँ जितना आता ऐसे। है वो लपेट लो। बढ़िया। ऐसा गाइस सभी के साथ होता है कि हाँ 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर मैं गारंटी बोलता हूँ इजी रहता है। 20 मार्क्स वो तुम्हारे को डराने यस के सर। लिए करा जाता है कि भाई 10-20 मार्क्स की तुम डर जाओ, तुम्हारा प्रेशर हैंडल कैपेसिटी क्या है वो करने के लिए इंस्टीट्यूट करता है। इट इज एक्चुअली में नॉर्मल बात।
ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज एंड करते, बस लास्ट चीज ये कि अपनी जो क्लासेस हुई उसके अलावा जो अपनी मैराथन हुई, और इवन मैंने पास्ट पेपर के मतलब बेसिकली जो क्लासेस ली थी अलग से, प्लस पेपर के एक दिन पहले भी मैंने प्रैक्टिस क्लास ली थी, ठीक है ना, जो कि हमारी यूट्यूब पे हुई थी। तो ये सब आपने अटेंड Yes, करी sir. है या नहीं करी है? मतलब आपने ये सारी चीजें अटेंड करी है? मैंने मेरी जो लाइव लेक्चर्स होते थे वो तो सारे कंप्लीट करे हैं, उनमें कोई बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करा। लेकिन कई बार जो मैराथन्स होती थी जब उसमें आप फास्ट रिवीजन कराते थे, तो उसमें मैं वो चैप्टर्स अटेंड करती थी जो मुझे मतलब जिसमें डिफिकल्टी है, जो इजीली मैं ओके। रिवाइज कर पा रही हूँ। तो ऐसा मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा कि जैसे मैराथन्स तो पूरे दिन के होते हैं तो मैं पूरे दिन मतलब लेकर बैठी हूँ फोन या लैपटॉप, ऐसे नहीं करा। जो चैप्टर्स में डिफिकल्टी है वो अटेम्प्ट करें। लेकिन हाँ, जब आप जैसे क्वेश्चंस वाली क्लास लेते थे, जिस तरह जिसमें आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हो या फिर अलग से क्वेश्चंस करा रहे हो, वो मैंने करे हैं, क्योंकि इससे और मतलब ज्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे, हमें क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की, तो वो चीजें तो अटेंड करनी चाहिए, मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये सब समझ आएंगे। बेसिकली ये सब हुआ है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैंने मैराथन्स नहीं ली, रिविजन्स नहीं ली, पास्ट पेपर क्वेश्चंस नहीं करवाए। नहीं, जनरली बच्चे बोलते हैं कि सूरज सर यूट्यूब पे इतने दिखते नहीं है, तो यूट्यूब पे करवाते हैं क्या? तो ये सब चीजें अपनी यूट्यूब पे और बाकी चीजें हुई है या नहीं हुई है, आप जरा बताइए थोड़ा सा। यस, होती हैं सर, लाइव क्लासेस भी होती हैं। उसके अलावा आप अलग से क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हो, मतलब मैराथन्स भी लेते हो, अलग से पीवाईक्यूज भी कवर करते हो, मॉड्यूल भी कवर करते हो अपनी साइड से भी। आप ही इतना सारा मटेरियल दे देते हो कि हमें अलग से क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए तो कोई। उसी में अगर हम वही सबको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। क्या और बात। अगर साथ में आपकी गाइडेंस को फॉलो करें, जो टीचर्स बोल रहे हैं उनको साथ में अगर हम लेकर चलें, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नालायक को देखो, आते हैं मार्क्स। ठीक है। तो सीएएफएम में अब जिस हिसाब से एमन ने बताया कि अगली बार तो भैया मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके इंटरव्यू सुनने के बाद बाकी लोगों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, इस बार भी काफी लोगों के एग्जामिशन से, बट मेरा ये था कि आप टॉपर हो तो टॉपर की जो अंदर की बातें रहती है वो हर बच्चा जानना चाहता है, इसलिए ये इंटरव्यू मैंने आपके साथ कंडक्ट करवाया स्पेसिफिकली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। चलिए, लास्ट आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एक बार अपने जो साथीदार थे, जो जिनका नहीं हो पाया, जो फेल हो गए, या जो फ्यूचर स्टूडेंट्स है जिनकी एग्जाम्स दिसंबर में है या आने वाले टाइम पे हैं, आप उनको क्या एक लास्ट गाइडेंस देना चाहोगे अपने तरफ से? बस आप बताइए। प्रैक्टिकल के लिए मेरी गाइडेंस ये है, पहले तो अपनी क्लासेस को ईमानदारी के साथ करें, बैकलॉग्स बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। बाई चांस अगर हो जाए तो कोशिश करो कि उस क्लास को पहले कवर कर लो, फिर अपने लाइव क्लासेस में जाओ। आप जो होमवर्क देते हो उसे पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे पे जब आप उस होमवर्क को कराओगे, हम खुद ही मतलब आप जो हमारी मिस्टेक होगी वो हमें समझ आएगी। ऐसे अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन आप ही करा रहे हो रिपीट, इस तरह टाइम वेस्ट होगा, हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो होमवर्क करना चाहिए, बैकलॉग्स क्रिएट मत करो। और बस आप जो मतलब जो जो आप साइड बाय साइड बताते हो कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी जो अप्रोचेज हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लासेस में टीचर्स भी बहुत ज्यादा गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो बताते हैं हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। जैसे कई बार हम डिमोटिवेट होते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, तो हम टीचर्स से मतलब ऑफ कोर्स जो टीचर्स हैं सबने अपने नंबर्स वगैरह भी दिए हैं, हम बात कर सकते हैं। तो टीचर्स मतलब अच्छे हैं, सीएस कार्ट इंडिया पूरी टीम पूरा सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर हमें बाई चांस कोई क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अलग से डाउट सेशंस भी होते हैं, सब कुछ कवर होता है। क्या बात है, क्या बात। सो, और थैंक यू सो मच एमन, बहुत टाइम लिया आपका, बट आई थिंक ये जो टाइम था ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी के जो बच्चे फ्यूचर में एग्जाम्स देने वाले उन लोगों के लिए। दिल से थैंक यू सो मच। और इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक 6 and 76 मार्क्स सीएफएम में लाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, और आपने जो गाइडेंस दी वो गाइडेंस जो है वो बाकी लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच बेटा। सो गाइस, ये थी थैंक यू एमन जो वेरी मच सर। ये थी एमन जो ऑल इंडिया रैंक 6 और सीएफएम टॉपर थी। सो इन्होंने जो बातें बताई है मालक लोग फॉलो करो, ये फॉलो करोगे तो अगली बार ये इंटरव्यू में तुम भी आओगे। ठीक है ना? सो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।